जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, नेताजी सुभाष की गौरव गाथा के भाग 4 में आपने देखा कि गांधी जी और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ गहरे मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। और भाग 5 में आपने देखा कि सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल के बीच सरदार पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल की वसीयत को लेकर विवाद होता है और वो विवाद कोर्ट तक पहुंचता है। आज बात करेंगे नेताजी सुभाष के कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद की घटनाओं की। कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। 3 सितंबर 1939 को सुभाष चेन्नई में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हैं। तभी कोई आकर सूचना देता है कि ब्रिटेन और जर्मनी के बीच युद्ध शुरू हो गया है। सुभाष उसी समय घोषणा करते हैं कि भारत के लिए स्वर्णिम अवसर आ गया है। लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं सोचते थे। गांधी जी ने 4 सितंबर को शिमला में वायसराय लिनलिथ गो के साथ भेंट की और 5 सितंबर को दिए अपने बयान में कहा, मैंने वायसराय से कहा कि मानवीय दृष्टिकोण से मेरी सद्भावना इंग्लैंड और फ्रांस के साथ है। लंदन की बर्बादी की कल्पना से मैं पूरी तरह हिल गया हूं। जब मैं उनसे हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट तथा वेस्टमिंस्टर एबी की संभावित बर्बादी के बारे में बात करने लगा तो मैं रो पड़ा। स्पष्ट है कि गांधी जी उस समय भारतीय जनता से अंग्रेजों का साथ देने की अपील कर रहे थे। गांधी जी महात्मा थे, वे उस तरह सोच सकते थे, लेकिन सुभाष के लिए भारत की स्वतंत्रता से बढ़कर कुछ प्रिय नहीं था। वे देश को अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध का आह्वान कर रहे थे। मार्च 1940 में रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। वहीं कांग्रेस के पंडाल के ठीक सामने सुभाष चंद्र बोस की फॉरवर्ड ब्लॉक और स्वामी सहजानंद की किसान सभा मिलकर नो कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं। सुभाष के पंडाल में भाग लेने वाले लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। उनकी संख्या भी कांग्रेस के खुले अधिवेशन में पहुंचे लोगों से कहीं ज्यादा है। सभा की अध्यक्षता करते हुए सुभाष घोषणा करते हैं, साम्राज्यवाद का अंत निकट है। स्वतंत्रता, लोकतंत्र और समाजवाद का युग आ रहा है। वर्तमान संकट हमारे देश के नेताओं के लिए परीक्षा का समय है, पर दुर्भाग्य से वे तैयार नहीं हैं। उधर जवाहरलाल नेहरू 20 मई 1940 को घोषणा करते हैं, जब ब्रिटेन जीवन मरण के संघर्ष में फंसा है तब आंदोलन छेड़ना भारत के सम्मान के विरुद्ध है। और महात्मा जी कह रहे थे, ब्रिटेन की बर्बादी पर हम भारत की आजादी नहीं चाहते, यह अहिंसा का मार्ग नहीं है। लेकिन सुभाष निरंतर देश भर में घूम घूम कर अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन के लिए प्रचार कर रहे थे। अपनी पुस्तक इंडियन स्ट्रगल में सुभाष लिखते हैं, 10 महीने में मैंने लगभग 1000 सभाएं की थीं। जून 1940 में सुभाष ने सेवाग्राम जाकर गांधी जी से भेंट की। उन्होंने फिर गांधी जी से उस अवसर पर देश की आजादी के लिए राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने का आग्रह किया, किंतु गांधी जी सुभाष का निवेदन फिर ठुकरा देते हैं। वे सुभाष से कहते हैं, मैं तुमसे सहमत नहीं हूं, तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर कार्य करो। हाँ, यदि मेरे जीते जी तुम्हारे रास्ते पर चलकर देश आजाद होता है तो सबसे पहला बधाई का तार तुम्हें मुझसे ही प्राप्त होगा। निराश होकर सुभाष कलकत्ता लौट जाते हैं। यह उनकी और गांधी जी की अंतिम भेंट थी। इसके बाद 2 जुलाई 1940 को कलकत्ता में सुभाष राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और अलीपुर जेल भेज दिए जाते हैं। जेल में रहते हुए सुभाष अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेते हैं। उन्हें लगा कि देश के भीतर रहकर यदि आजादी के लिए सेना खड़ी नहीं हो सकती तो देश के बाहर जाना होगा, आर पार का युद्ध करना होगा। सुभाष जेल से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं। वे अब से पहले भी 11 बार गिरफ्तार हो चुके थे, पर यह विशेष अवसर था और वे इसे चुपचाप जेल में बैठकर नहीं खो सकते थे। सुभाष ने रणनीति बनाई। उन्होंने जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी और 1 सप्ताह के बाद जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो अंग्रेजों को चिंता हुई। अंततः 5 दिसंबर को अंग्रेज सरकार ने सुभाष को रिहा कर दिया।
लेकिन उनके कलकत्ता के घर पर अंग्रेजों की खुफिया निगाहें दिन रात लगी थी। सुभाष ने खुद को अपने बेडरूम में कैद कर लिया था। गुप्त संदेश भेजकर पेशावर से अपने विश्वास पात्र मियां अकबर शाह को बुलवाया गया। सुभाष ने भतीजे शिशिर और भतीजी इला को भी भरोसे में लिया और योजना तैयार हो गई। घर के बाकी सदस्यों को कोई खबर नहीं थी कि वहां क्या चल रहा था। घर के नौकरों पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उनमें भी कई अंग्रेजों के जासूस थे। सुभाष ने कुछ दिन के लिए एकांतवास की घोषणा कर दी। कह दिया कि वे किसी से भी बात नहीं करेंगे और दिन में केवल एक समय भोजन लेंगे और किसी की भी सूरत नहीं देखेंगे। पर्दे के पीछे से इला खाना रख दिया करेगी। इस तरह धीरे धीरे दाढ़ी बढ़ा ली गई और फिर 16-17 जनवरी 1941 की रात को 1:35 पर उनके 38/2 एल्गिन रोड कलकत्ता वाले घर से वांडरर कार नंबर BLA 7169 निकलती है, जिसे उनके 20 वर्षीय भतीजे शिशिर बोस चला रहे हैं। कार में पिछली सीट के नीचे छिपे हैं सुभाष। उन्होंने एक मुसलमान का वेश धारण किया है। गहरे भूरे रंग की शेरवानी, ढीला पायजामा, अंग्रेजी जूते और फर वाली टोपी पहनी है। नाम रखा मोहम्मद जियाउद्दीन। मोहम्मद जियाउद्दीन इंश्योरेंस एजेंट के नाम से विजिटिंग कार्ड भी छपवा लिए गए थे। चांदनी रात में कार तेजी से ग्रैंड ट्रंक रोड पर दौड़ती जा रही है। भोर होते होते वे आसनसोल पहुंच जाते हैं और 9 बजे धनबाद के निकट बरारी में सुभाष का एक और भतीजा शिशिर का बड़ा भाई अशोक रहता था, जो माइनिंग इंजीनियर था और परिवार सहित वहां रहता था। सुभाष को अशोक के घर से लगभग आधा मील पहले कार से उतार दिया जाता है। शिशिर ने घर पहुंचकर अशोक को सब समझा दिया। तभी पैदल चलकर इंश्योरेंस एजेंट मोहम्मद जियाउद्दीन दरवाजे पर दस्तक देते हैं। घर के नौकरों के सामने वे उसी तरह व्यवहार करते रहते हैं। शाम के समय जियाउद्दीन अपना बक्सा उठाते हैं और चल पड़ते हैं। थोड़ी देर में शिशिर, अशोक और उसकी पत्नी कार से निकलते हैं और रास्ते में चुपचाप जियाउद्दीन को भी गाड़ी में बिठा लेते हैं। दोस्तों, ये बेहद भावुक क्षण थे। शिशिर और अशोक अपने प्यारे काकू को उनके जीवन के महानतम संग्राम के लिए हमेशा हमेशा के लिए विदा करने जा रहे थे। कार गोमोह रेलवे स्टेशन से कुछ पहले रुक जाती है। बेहद भारी मन से दोनों भतीजे काकू को जाते हुए देख रहे हैं। सुभाष कालका मेल में सवार होते हैं और दिल्ली जाकर फ्रंटियर मेल पकड़कर 19 तारीख को पेशावर पहुंचते हैं। पेशावर से काबुल जाना था। इसके लिए अकबर शाह के अलावा भगत राम तलवार से भी सहयोग लिया जाता है। भगत राम तलवार पेशावर के पास गल्ला ढेर गांव का रहने वाला था। उसके बड़े भाई हरिकिशन तलवार को वर्ष 1931 में अंग्रेजों ने फांसी दी थी। हरिकिशन भगत सिंह से अत्यधिक प्रभावित रहा था और उसने 23 दिसंबर 1930 को पंजाब के गवर्नर जॉफरी डी मॉन्टमोरेंसी को गोली मार दी थी। उसका छोटा भाई भगत राम तलवार कीर्ति किसान पार्टी का सदस्य था। अपनी किताब द तलवार्स ऑफ पठानलैंड एंड सुभाष चंद्रास ग्रेट एस्केप में भगत राम लिखते हैं, यह निर्णय लिया गया कि सुभाष एक गूंगे बहरे मुसलमान का रूप धारण करेंगे और अड्डा शरीफ की मजार पर तीर्थ यात्रा के लिए चलेंगे। नेताजी को सलवार कुर्ता, चमड़े की जैकेट और सिर पर कुल्ले वाली पगड़ी पहनाई गई। नेताजी का कद ऊंचा और रंग गोरा था, इसलिए पठान के वेश में सुभाष खूब जंच रहे थे। चूंकि वे पश्तो नहीं जानते थे, इसलिए इस समस्या को हल करने के लिए उन्हें गूंगा बहरा बना दिया गया। भगत राम तलवार के अनुसार 22 जनवरी 1941 को सुबह सुबह नेताजी सुभाष और भगत राम पेशावर से अफगानिस्तान के लिए चल पड़ते हैं। सुगत बोस अपनी पुस्तक हिज मैजेस्टीज अपोनेंट में लिखते हैं कि पेशावर से 26 जनवरी को चले थे। अगले कुछ दिन बेहद कष्ट में बीतने वाले थे। उन्हें भूखे प्यासे मीलों पैदल चलना था और अपनी पहचान छिपाते हुए आगे बढ़ना था। ऊंचे पहाड़ी रास्ते तय करने थे। कभी कभी खच्चर की व्यवस्था भी की गई।
लेकिन उनका हौसला बुलंद था। एक बार तो ऊंची पहाड़ी रास्ते पर खच्चर का पैर फिसला और सुभाष नीचे गिर गए। वे मरते मरते बचे थे। भगत राम लिखते हैं कि 23-24 जनवरी की रात के घने अंधेरे में उन्होंने अफगानिस्तान बॉर्डर पार किया। सुगत बोस का मानना है कि 27-28 जनवरी को वे अफगानिस्तान में प्रविष्ट हुए थे और 31 जनवरी को सुभाष काबुल पहुंचे। भगत राम तलवार ने अपनी किताब द तलवार्स ऑफ पठानलैंड एंड सुभाष चंद्रास ग्रेट एस्केप में उस यात्रा का बेहद रोचक और रोमांचपूर्ण वर्णन किया है। आपको यदि वो पुस्तक मिल सके तो जरूर पढ़ना। सुभाष के घर से निकल जाने की खबर भारत में 27 जनवरी को अमृत बाजार पत्रिका और हिंदुस्तान स्टैंडर्ड अखबार में छपती है। हंगामा मच जाता है। अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं कि सुभाष कहां गए हैं। पुलिस घर के सदस्यों से गहन पूछताछ करती है। मां का रो रो कर बुरा हाल था क्योंकि उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उनकी हालत देखकर पुलिस को लगने लगता है कि शायद घर के लोगों को कोई जानकारी नहीं है। काबुल पहुंचते ही सोवियत संघ के दूतावास जाकर वहां के राजदूत से संपर्क साधने की कोशिश होती है, पर सफलता नहीं मिलती। वे रोज वहां जाते हैं, अंदर प्रवेश की कोशिश करते हैं, पर प्रवेश नहीं कर पाते। उन्होंने वहां काम करने वाले कर्मचारियों से भी संपर्क साधा, पर बात नहीं बनी। 2 फरवरी को शहर में सोवियत राजदूत की कार दिखती है। भगत राम लिखते हैं, मैं राजदूत के निकट गया और उसे बताया कि कुछ कदम दूर जो व्यक्ति खड़े हैं वे सुभाष चंद्र बोस हैं और वे सोवियत संघ जाना चाहते हैं। राजदूत ने मुझसे कहा कि कैसे साबित करोगे कि वो व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस हैं, कोई और नहीं। मैंने उससे कहा, ध्यान से देखिए, वे अफगानी वेश में हैं। आपने उनकी तस्वीर अखबारों में देखी होगी। उसने उन्हें गौर से देखा और फिर अपनी कार में वहां से चला गया। विवश होकर सुभाष ने जर्मनी के दूतावास से संपर्क साधा और फिर उनके माध्यम से इटली के दूतावास से। उन्हीं दिनों जिस सराय में सुभाष रह रहे थे वहां अफगानिस्तान सीआईडी के एक सिपाही की उन पर नजर पड़ती है। वह उनसे रिश्वत लेता है और वह घड़ी भी ले लेता है जो वर्षों पहले सुभाष के पिता ने उन्हें दी थी। सुभाष ठिकाना बदलने का निश्चय करते हैं। काबुल में उत्तम चंद मल्होत्रा नाम का एक भारतीय रहता था जिसकी वहां पर दुकान थी। उत्तम चंद 10-12 साल पहले नौजवान भारत सभा का सदस्य रहा था और जेल भी काट चुका था। ध्यान रहे, नौजवान भारत सभा का गठन वर्ष 1926 में भगत सिंह ने किया था। इटालियन दूतावास का एक सीक्रेट टेलीग्राम ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी डिकोड कर लेती है, जिससे उन्हें संदेह हो जाता है कि सुभाष काबुल में है। 7 मार्च 1941 को ब्रिटेन के स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव इस्तांबुल और कायरो में अपने एजेंट्स को सूचना देते हैं कि संभावना है सुभाष ईरान, इराक और टर्की के रास्ते जर्मनी जाएं। उन्हें रास्ते में ही मार देने के निर्देश दे दिए जाते हैं। उधर जर्मनी और इटली के प्रयास से रूस सुभाष को अफगानिस्तान से रूस होते हुए जर्मनी जाने के लिए ट्रांजिट वीजा देने को तैयार हो जाता है। सुभाष का नया फोटो खिंचवाया जाता है और इटली के डिप्लोमेट ऑरलैंडो मेजोटा के पासपोर्ट पर चिपका दिया जाता है। ह्यू टोए, जो एक ब्रिटिश इंटेलिजेंस अफसर थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत और बर्मा में रहे थे, उन्होंने नेताजी सुभाष के जीवन पर एक प्रसिद्ध किताब लिखी, सुभाष चंद्र बोस द स्प्रिंगिंग टाइगर, जो वर्ष 1959 में छपी थी। सुभाष के रूस होते हुए जर्मनी जाने के निर्णय के बारे में ह्यू टोए लिखते हैं, उन्हें अब भी आशा थी कि रूस के रास्ते जाते हुए वे रूस के शासकों से मिल सकेंगे। उन्होंने कहा था, बर्लिन या रोम जाकर मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं, लेकिन कोई और विकल्प नहीं है। सुभाष हिटलर के प्रशंसक नहीं थे, वे तो समाजवादी थे, लेकिन भारत की स्वतंत्रता के लिए किसी से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार थे। इसलिए बाकी दरवाजे बंद होने पर वे जर्मनी जाने को तैयार होते हैं। सुभाष के आलोचकों ने सुभाष को नीचा दिखाने के लिए इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी अमेरिका के राष्ट्रपति
जब रूस के तानाशाह स्टालिन से मिलते हैं तो कोई बात नहीं करता, और तो और विश्व शांति की कामना करते हुए जब अहिंसा के देवता महात्मा गांधी 23 जुलाई 1939 को हिटलर को पत्र लिखते हैं और उसे डियर फ्रेंड कहकर संबोधित करते हैं, तो क्या इसका यह अर्थ निकाला किसी ने कि वो हिटलर के मित्र थे? बिल्कुल नहीं। गांधी जी एक महात्मा थे, वे किसी को भी शत्रु नहीं मानते थे, लेकिन हिटलर के पापों का समर्थन नहीं कर सकते थे। सुभाष भी हिटलर के गुनाहों को उतना ही अमानवीय मानते थे, लेकिन भारत मां की भक्ति इतनी प्रबल थी कि मातृभूमि की मुक्ति के लिए उससे भी सहयोग लेने के लिए वे तैयार थे। इसके बाद कार से सुभाष उर्फ ऑरलैंडो मैजोटा रूस के लिए चल पड़ते हैं। समरकंद पहुंचकर कार छोड़ दी जाती है और रेल द्वारा 31 मार्च 1941 को मॉस्को पहुंचते हैं। मॉस्को से विमान द्वारा 2 अप्रैल 1941 को सुभाष सुरक्षित बर्लिन पहुंच जाते हैं। जर्मनी पहुंचकर सुभाष ने क्या किया, हिटलर से उनकी मुलाकात कब हुई, कैसी रही, ये सब जानने के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार। आज इस कहानी को यहीं विराम देते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।